हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आ चुका हूं, जो कि आईपीएस क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका हुआ है, जिसका आप लोग को था बहुत ही बेसब्री से इंतजार। इसमें 11,000 से भी ज्यादा वैकेंसी को देखने को मिलेगी आपको इस साल। तो अगर आप भी एक क्लर्क की जॉब चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि बैंक की क्लर्क की जॉब 4:30 बजे के आसपास आपकी हो जाती है छुट्टी। सबसे अच्छा रहता है, इसमें वर्क लाइफ रहता है, रूटीन रहता है, ज्यादा कुछ काम नहीं रहते हैं, तो बहुत अच्छी जॉब होती है आईपीएस क्लर्क की अगर आप देखेंगे तो। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि हम ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या होगी, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है और इसका सिलेबस कैसा है, और हम इसमें अप्लाई करके कैसे अपने एक सीट, इन 11,000 में से एक सीट कैसे अपना पक्का कर सकते हैं, ये हम आज देखते हैं। ठीक, तो मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल एनालिसिस लेके आ गया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अब से। तो अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहली बात हम बात करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन कब से कब तक स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है, हमें ये फॉर्म कितने तारीख से पहले भर लेना है। यहाँ पास मैंने आप लोग के लिए पूरा इसका इंपॉर्टेंट डेट्स का एक चार्ट बना दिया है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा इसी महीने के 31 तारीख तक। ठीक, अगली मैं बात करूं तो आपको इसमें का जो पेमेंट रहता है, इतने से इतने के बीच में आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपसे एप्लीकेशन भरते टाइम कोई मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज होता है उसके 2 दिन के अंदर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें साफ लिखा है फॉर द 2 days आफ्टर द क्लोजर ऑफ फॉर्म। मतलब जैसे ही फॉर्म क्लोज हो जाएगा उसके 2 दिन के बाद आपका एडिटिंग वाला विंडो ऑन हो जाएगा, तो आप वहां से जाके आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेन चीज की, इसका एग्जामिनेशन अगर आज से मैं तैयारी करूंगा तो मुझे कौन से महीने में इसका जाके एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं इसके प्रीलिम्स एग्जाम की, ठीक, प्रीलिम्स एग्जाम आपको मिलेगा अक्टूबर के मंथ में। आप इसका प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, उसके बाद नवंबर तक आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर के महीने में आप अपना मेंस का डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा मेंस का वो होगा दिसंबर। मेंस का जो एग्जाम आपका होने वाला है प्री के बाद, वो होने वाला है दिसंबर में। तो मतलब कि एग्जामिनेशन आपके 2 महीने में होने वाले हैं, अक्टूबर और दिसंबर। इसमें आपको प्री की भी तैयारी करनी होगी और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करनी होगी। तो कैसे होगा ये दोनों चीज, वो भी मैं बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए, कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट अच्छा से करके जाइएगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर जैसे नेपाल का है सब्जेक्टेड तो भूटान का है, ये आप इसके नोटिस में पढ़ सकते हो। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सारी चीज का एक्सेस ले सकते हैं। ओके, अब मैं अगला चीज बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ जो रहने वाली है आपकी 20 से 28 ईयर्स की एज लिमिट रहती है। रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, ST SC में जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का दिया हुआ है, OBC में रिलैक्सेशन 3 साल का दिया हुआ है, उसके बाद ये 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का या 5 साल का दिया हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। ठीक, ये हमने बात कर दी एज रिलैक्सेशन की। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो वो देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत ज्यादा नहीं मांगा है, बस बोला है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए को दे सकते हैं। और 20 से 28 तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और आप इंडियन के एक सिटीजन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की फ़ी कितनी है। अगर मैं ST SC की बात करूं और PWBD की बात करूं, ESM की बात करूं, तो ये इनकी फ़ी आती है पूरी
₹175 प्लस टैक्स जो भी रहेगा जीएसटी इनका वो लेते हैं। और मैं बात करूं अदर कैंडिडेट, अगर मैं अदर बच्चों की बात करूं तो वो कितना फी देंगे, वो 850 रुपए देंगे। जो अदर कैंडिडेट्स होंगे उनको 850 रुपए देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं आपके लिए ये फी होगी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब भी आपके लिए ये फी होगी। बट अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं या ये जो लिखा हुआ है इसमें बिलोंग करते हैं तो 175 रुपीज की आपकी फी रहने वाली है। ठीक, हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सैलरी कितनी मिलने वाली है। जॉब का तो देख लिया भाई, 850 रुपए देके फॉर्म भर रहे हो तो सैलरी कितनी होगी सैलरी आपकी। सैलरी सबसे पहले इसका बेसिक पे जो रहता है आपका 24 रहता है। उसके बाद जब कुछ सालों के बाद आपका इंक्रीमेंट हो जाता है तो 28 देखने को मिलेगा, फिर 33 देखने को मिलेगा, फिर 41 देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसका इंक्रीमेंट ये ऐसे ऐसे चलते आता है। ठीक है, ये आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि आपकी मंथली सैलरी जो सीटीसी के अंदर आती है आपको मंथली मतलब कि 40 से 45 या 48,000 तक आपको स्टार्टिंग में मिलने लगेगा। ठीक है, इतनी आपकी स्टार्टिंग की मंथली सैलरी हो जाती है। ऑलमोस्ट अप्रोक्स देखो तो 50 मान लो, उसको कंसिडर कर सकते हैं कि 50K तक मिलता है। ठीक है, हम आगे की बात करते हैं। अगर हम ये फॉर्म तो भरते हैं तो हमें किन किन बैंक के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो इस वैकेंसी में ये सारे बैंक ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी है यहाँ, पंजाब बैंक भी देखने को मिलेगा, यूनियन बैंक भी देखने को मिलेगा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये जितनी बैंक है ये सारे बैंक ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। आपको इनमें से किसी भी एक बैंक में जॉब मिल सकता है। मैं बात करूं अब कितने वैकेंसी आए हुए हैं इस साल और कितने कितने बैंक की कितनी वैकेंसी है, अनरिजर्व में कितने सीट्स होंगे, रिजर्व में कितने सीट है, एसटी एससी में कितने सीट्स हैं, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा सीट कौन से बैंक की है वैकेंसी में, पंजाब नेशनल बैंक जो है उसकी सीट सबसे ज्यादा है वैकेंसी में, 2016 सीट्स हैं यहाँ पास। सेकेंड, नहीं सबसे ज्यादा तो इसका है, ये वाले बैंक का 2500 है। फर्स्ट नंबर पे ये आएगी, सेकंड नंबर पे आपका ये देखने को मिलेगा, और थर्ड नंबर की मैं बात करूं तो इंडिया बैंक। ये टॉप 3 के हैं जिनकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं इस साल। ठीक, टोटल वैकेंसी हम बात करें तो ये देखिए 11,403 दिख रहा होगा यहाँ पास आपको टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। ये जो इनकी वैकेंसी का ये रहा ब्रेकआउट, मतलब ये जो 11,403 है इनका ब्रेकआउट ये रहा, और इनका ब्रेकआउट ये रहा कि कितनी सीट्स मिलेंगी, रिजर्व कैंडिडेट के लिए कितनी है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी दी गई हुई है। उस स्टेट वाइज का ब्रेकआउट हम देखते हैं कैसे है। स्टेट का अगर मैं ब्रेकआउट आप लोग को बताऊं तो सबसे ज्यादा कर्नाटका में वैकेंसी देखने को मिली है 1414। उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन से स्टेट में मुझे दिख रही है, 1400 को पार, नियरेस्ट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। पहले नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका आएगा कर्नाटका, तीसरे नंबर पे आपका आएगा महाराष्ट्र। ये टॉप प्लेसेस हैं जिनकी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा। टोटल वैकेंसी वही ब्रेकआउट मैंने बता दिया, स्टेट वाइज था, स्टेट वाइज के इसमें आप लोगों को दिख रहा है पूरा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो, बट यहाँ पर ज़्यादा कुछ खेल है नहीं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंगली हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है सबसे पहली बात। तो अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो हर साल कितनी वैकेंसी आती है, इस साल बहुत ज़्यादा आ गई हैं या बहुत कम आ गई हैं या एवरेज ही आई हैं, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत एवरेज ही वैकेंसी आई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई थी आपकी ये आई थी 2015 में 24,500 समथिंग, और सबसे कम वैकेंसी पता है कौन से साल में आई है, 2023 में। सबसे कम वैकेंसी देखने को मिली है हमें 2023 में, और सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिली है यहाँ पर। उसके बाद 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000, 11,000। तो मैं इसको एक एवरेज मान के चलता हूँ कि एवरेज के अकॉर्डिंगली ये बहुत ठीक ठाक है। तो मतलब 2026 में जो हमें वैकेंसी देखने को मिली है
वो इतनी है जो कि काफी सही है। ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है ग्राफ के, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, ऑलमोस्ट मीडियम पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, पर सिलेक्शन लेने लायक और आपके लिए जरूर बनी है। ठीक है, 11,000 पोस्ट बहुत कम नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। 11,000 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा जिन्होंने अच्छे लेवल पे तैयारी की होगी, ISBI पीओ, IBPS पीओ, RRB पीओ की तैयारी की होगी, उनके लिए ये सब एग्जामिनेशन बहुत ही ईजी हो जाते हैं प्रीलिम्स निकालना। तो ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की पैटर्न कैसे होती है, कितना टाइम मिलता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं किस चैप्टर को टारगेट करूंगा, सब चीज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा चीज आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। इसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश, एक सब्जेक्ट रहता है क्वांट, एक सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग। इंग्लिश में मैं बात करूं तो आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश के। मैं बात करूं क्वांट की तो 35 क्वेश्चन मिलते हैं, और रीजनिंग की मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन मिलते हैं। अब बच्चे ये सोचते हैं सर टाइम तो यहाँ 20 मिनट लिखा है, तो यस, हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट अलॉट होते हैं, हर एक सेक्शन, और ये पूरा 20 मिनट मिला के आपका 1 आवर का पेपर होता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और इसमें 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्री का एग्जाम अगर आपने निकाल लिया तो आप पहुंचते मेंस एग्जामिनेशन पे। ये रहा मेंस एग्जाम का ब्रेकआउट। टोटल आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपका हर एक सब्जेक्ट का रहता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो इंक्लूड होता है उसका नाम है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब कि जो बैंकिंग के रिलेटेड जो अवेयरनेस के टर्म रहते हैं, RBI क्या हो गया, रेपो रेट क्या हो गया, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इस तरीके से बेस पे वो क्वेश्चन जनरेट करता है और वो पूछता रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इतने मार्क्स का। मार्क्स आप खुद ही देख पा रहे हैं मैक्सिमम कितने कितने हैं, कितना सब्जेक्ट है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जो कि आपको काम आएगा। पूरा 200 नंबर का मीन्स का होता है एग्जाम आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, उसके बाद आता है इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। अगर मैं इंग्लिश पोर्शन की मैं बात करूं, इंग्लिश में क्या रहने वाला है, इंग्लिश में आपका वोकैब में यही पूछता है, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेल वर्ड, एडियम एंड फ्रेजेस। ग्रामर में क्या पूछेगा, स्पॉटिंग एरर्स दे देगा, जिसमें कि 120 रूल ऑफ ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको स्पॉटिंग एरर में बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ देगा, एक्टिव पैसिव पूछ देता है कभी कभार, वरना उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अलग अलग टॉपिक से पूछ देता है, तो इसको आप देख के अपना समझ सकते हो। मैंने पैटर्न बता दिया। अब मैं बात करूं आपकी रीजनिंग में, रीजनिंग में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पे फोकस करना है। जो सब्जेक्ट में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल जो भी रहता है, इस टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा क्वेश्चन रीजनिंग में। और सबसे पहले ये एनालॉग वेनालॉग स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, ये सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, अल्फाबेट टेस्ट रहता है, सीरीज टेस्ट भी होता है, ऑर्डर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंट है, और आपका यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं चैप्टर्स। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा और क्या क्या चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना। क्वांट में बात करूं तो ये क्वांट का छोड़ दो, ये जो यहाँ दिख रहा है वो क्वांट का एक जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस रहता है वो मैंने यहाँ पास ऐड कर दिया है, कि ताकि लोगों को पता चल सके कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है। पर IPS क्लर्क में आपको इसको नहीं देखना है, जो मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में आप उसको देखिएगा, इसको अभी देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, वो स्ट्रेटेजी से आपका निकलेगा। ये रहा मेन चीज, इसका आप लोगों को था इंतजार कि मैं कौन सा टॉपिक पढूं, कितना पढूं, कि ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए एग्जामिनेशन में।
क्योंकि देखो एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको पूरे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं रिपीटली 5 साल में आ चुके हुए, उन टॉपिक को उठाओ और पढ़ो। सबसे पहले प्रायोरिटी हमेशा उन्हीं टॉपिक को देनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये चार्ट बहुत एनालिसिस करके, बहुत टाइम लेके आप लोगों के लिए बनाया है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले रीजनिंग चैप्टर्स के। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 50% रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है। 50% रीजनिंग आपका ये चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये चीज पे कमांड बैठा ली, ये चीज पे अगर आपने कमांड बैठा ली, तो रीजनिंग में आपका नंबर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। जितने भी नंबर रहते फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आओगे, अगर आपने ये वाली चीज पे कमांड बैठा ली। सिलोगिज्म्स की मैं बात करूँ तो 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनइक्वालिटी पढ़ के जाना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के जाना है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनपुट आउटपुट अभी प्री में यही पूछता है, डेटा सफिशिएंसी का कभी कभार दे देता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए, जैसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं पूछता, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल जाते हैं, पर जनरली आपका आईपीएस क्लर्क का जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपको ये सब चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आप लोगों को करनी है, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देखो ना, पजल एंड सिटिंग में 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, सिलोगिज्म से आपका 3 से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 3 से 5 का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 आ जाता है, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का 1 से 3 नंबर का आता है, और उसके बाद आपके पास होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड ऑर्डर रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको कम से कम 5 नंबर तो दिला के जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, और ये पक्का मेरे को लगता है क्लर्क के एग्जाम में आना ही आना है इसको। और आईपीएस क्लर्क में तो पक्का एक सेट इसका पकड़ के चलो, एक सेट कम से कम इसका 2 से 3 सेट इसका आने वाला है। कम से कम आपको 3 सिलोगिज्म देखने को मिलेगा, 3-4 से आपको इनक्वालिटी देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट मेरे ख्याल से रहना चाहिए, और ब्लड रिलेशन का भी एक सेट पक्का रहेगा। इसका भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आएंगे ही आएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ऑर्डर रैंकिंग को मैं मिला लूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपका 6 क्वेश्चन मिलना चाहिए टोटल। इनपुट आउटपुट द खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेंस के लिए भी देखिए, ये 15 से 20 मार्क्स आराम से कवर कर लेता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छी तरीके से रख लीजिए कि मेरे को सबसे पहले इन टॉपिक को प्रायोरिटी देके पढ़ना है एग्जामिनेशन के पहले। ओके, अगला देखते हैं। मैथ्स की मैंने बात किया था ना, मैंने बोला था ना मैथ्स में क्या पढ़ना है वो बताऊंगा। मैथ्स में क्या चीज पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, वो चीज मैं बताता हूँ आपको। मैथ्स की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पे टाइम देना है। मतलब कि इसका जो 10 से 15 क्वेश्चन आएगा वो आपका 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। 4 से 5 मिनट बहुत होते हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 10 से 15 क्वेश्चन आता है तो 15 क्वेश्चन आपका कम से कम 3 से 4-5 मिनट, जितना कम टाइम हो सके उतने टाइम में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम करिए, आप डेली सुबह उठ के कम से कम 50 क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन लगाइए। नंबर सीरीज के आप कम से कम 20 क्वेश्चन लगाइए। डेटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 3 सेट डेली सॉल्व करिए आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 10 क्वेश्चन आप डेली लगाइए। अर्थमेटिक की मैं बात करूँ तो अगर आपने इन पे कमांड सबसे पहले बैठानी है, उसके बाद आपको कम से कम 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के सॉल्व करने हैं। ठीक है, बाकी ये सब अर्थमेटिक में काउंट हो जाता है। इतना आपको डेली एकदम प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली का डेली, और एग्जामिनेशन तक आप देखोगे ना आपके पास कितनी अच्छी स्पीड और कमांड आ जाएगी क्वांट के ऊपर। मतलब जो बच्चा बहुत एकदम इनरेगुलर रहता है, जो इनकंसिस्टेंट रहता है, उनके कंपैरिजन आप 10x के आगे की स्पीड में रहोगे। और सबसे पहले ये सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन रहता है, इसमें आपको स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप स्क्रीन पे देखते ही वो सवाल को ना कॉपी पेन नहीं, बस 1 नंबर 2 नंबर में लिखो, 15 सेकंड के अंदर उस सवाल को टिक मार के नेक्स्ट क्वेश्चन जो चले जाना है। ऐसी स्पीड आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगला मैं बात करूँ इंग्लिश टॉपिक की, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट जो लगता है मेरे अकॉर्डिंगली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और आपका क्लॉज टेस्ट, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और आपका पैराजम्बल। क्योंकि देखिए एरर डिटेक्शन में हमेशा बच्चे को गलती हो ही जाती है, तो इसको अगर आप ना भी पढ़ें
तब भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर पार्ट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहता है, 3 से 4 6 महीने का टाइम अच्छी तरीके से लग जाता है अगर आप डिटेल में ग्रामर पढ़ रहे हैं तो। अगर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है तो ग्रामर के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देकर ग्रामर के रूल सबसे पहले याद करना स्टार्ट करिए, बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए, पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। ज्यादा टाइम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे देना है, वोकैब पे देना है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी रहेगी तभी आपका ये क्लॉज टेस्ट बन पाएगा। और जैसे ही आपका ये क्लॉज टेस्ट बन जाएगा उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका वोकैबुलरी पे ही बेस रहता है। अगर आपको ये नहीं पता गो का मतलब क्या है, कम का मतलब क्या होता है, मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता है तो मतलब तैयारी करना। बहुत सारी वोकैब होती हैं, एब्लैस होता है, एब्सक्योर्ड होता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा। इनका सबसे ज्यादा वेटेज आपका ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन का रहता है, क्लॉज टेस्ट फिर रहता है, फिर आपका आता है एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पैरा जंबर एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक से आपका 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वोकैबुलरी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी तरह के मेंस का भी पैटर्न है, उसको देख के आप एनालाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं यहाँ। जनरल अवेयरनेस में आप देख लीजिए यार, यही सब टॉपिक है, इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंस के लिए ये सब टॉपिक आते हैं। क्या क्या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स हैं, जो 6 महीने के आपको कम से कम करंट अफेयर अपना पढ़ना होगा, और करंट अफेयर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को आराम से, ठीक है, मिल जाएंगे। और इसके स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो 5 से 8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज से मैं बात करूं तो आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूं आरबीआई से भी, ये जो रेगुलेटरी बॉडी रहते हैं, इससे आपको 3 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी तरीके का ब्रेकआउट है, आप इसको देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपकी। क्योंकि आपको अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये मैं नहीं पढ़ूंगा तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कभी कट ऑफ कम से कम पार करना पड़ेगा। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको ही पता है जितना ज़्यादा स्कोर आपने मेंस में किया रहेगा उतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू में निकलने का हो सकता है। क्योंकि आरआरबी क्योंकि क्लर्क, क्योंकि इंटरव्यू भी निकालना पड़ता है बेसिकली। तो बेसिकली इसमें इंटरव्यू का मैं आप लोग को बताऊं तो, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ सॉरी, वो एक कॉल आ गया था गाइस। तो बेसिकली ये जो आईबीपीएस क्लर्क रहता है इसमें बेसिकली इंटरव्यू नहीं होता है, पर आप जब तैयारी करो तो क्लर्क ही क्यों बनना है, पीओ बनो, ऑफिसर लेवल की जॉब लो। क्लर्क तो एक ठीक है कि स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे, क्लर्क निकल गया, ठीक है ले लिए, बट क्लर्क निकलने के बाद आपका एम होना चाहिए कि आप पीओ की जॉब लो, क्योंकि पीओ की सैलरी और प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं बैंकिंग में। समझे, मतलब कि आपको हर एक साल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, हर एक साल प्रमोशन मिलता रहेगा, तो उससे आपकी इंक्रीमेंट और प्रोसेस जो रहती है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और पीओ की सैलरी कम से कम 75,000 रहती है। और एसबीआई पीओ की देख लो भाई, सीटीसी उसकी 21 लाख है, अगर आप मुंबई जैसे सिटी में आपको पोस्टिंग मिलती है तो समझ रहे हो, 21 लाख की सीटीसी बहुत अच्छी होती है। तो लेना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। ठीक है, अच्छे पैसे कमाने हैं, रात को सपने देख लिए, ये सबसे काम नहीं चलता, आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लोगों को मिलता है कुछ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। किसी भी चीज़ में आप देखोगे आजकल के ज़माने में कंपटीशन हाई है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है कि ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है गाइस, बाकी ऑल द बेस्ट। इतनी स्लाइड्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए सब लगभग। हाँ, ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, या आप वरना गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट इसमें मेंशन नहीं है तो आप एक काम करिए, आप गूगल कर लीजिएगा अपने स्टेट का कट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स डाल के, तो आपको मिल जाएगा। अगर इसमें से तो आप देख के वेल एंड गुड, इसमें से लेके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका रहा कट ऑफ का। अब कट ऑफ की मैं बात करूँ तो आपको कम से कम 85 का टारगेट लेके चलना है, कम से कम 85 का टारगेट लेके चलो। मेरे को कम से कम 85 लाना है, क्योंकि बहुत आसान होता है। 15 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आ गए, 15 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आ गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, उसके बाद 2 5 6 नंबर की इनइक्वालिटी का 3 4 क्वेश्चन, सिलोगिज्म का 3 4 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का 3 4 क्वेश्चन, मिला के तुम्हारा आराम से भाई 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैं पकड़ लेता हूँ, 35 क्वेश्चन में से अगर आ रहा है तो। ठीक है,
तो मतलब तैयारी अच्छी तरीके से करना कि ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी इस चैनल पे भी कुछ चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। अगर आप चाहें तो उनसे भी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चंस में भी करा के रखे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ही करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll meet you in next video for the more updates related to the banking examination. Thank you for watching this video. Bye bye. Tata. See you.